वालेकुम। आज हम बात करते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, वर्क एनर्जी का। तो इस पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स के जरिए वर्क डन होगा, उसको डिफाइन करने के लिए हमें दो पैरामीटर चाहिए होंगे और दोनों की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी। तो एक तो मैग्नीट्यूड आपको डिस्प्लेसमेंट की चाहिए होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये आपको चाहिए। उसके साथ मल्टीप्लाई जिसको करना है वो मैग्नीट्यूड ऑफ जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना, फोर्स का कंपोनेंट जो होगा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के साथ। तो मतलब कि आपने जो कंपोनेंट है फोर्स का वो लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, उसकी मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो बेसिकली वो वर्क को शो करेगी। तो इसी को हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, या कह लो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, या इसको इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट का। यानी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट शो करना पड़ता है, ठीक है ना। और आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है और स्केलर क्वांटिटी को हम नाम देते हैं वर्क का, राइट। एंड नेक्स्ट है जी, सिंबल पे है। तो जब हम इसको डिफाइन कर चुके तो हम इसको लिख सकते हैं भी कि ये जो सिंबल इसकी है वो वर्क की वो डब्ल्यू से ज़ाहिर कर लें, और ये बराबर किसके होगा, बेसिकली इक्वल होगा फोर्स के, जिसको हम एफ से ज़ाहिर करते हैं, और उसके साथ डॉट लगाएंगे, स्केलर प्रोडक्ट है, और डिस्प्लेसमेंट को मैं डी कह देता हूँ। ये इसकी फॉर्म बनेगी मैथमेटिकली, राइट। तो ये क्वांटिटी क्या है, दो वेक्टर हैं, एक फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको ये स्केलर ही आंसर देगा ना। दैट्स वाई ये क्वांटिटी क्या है, ये स्केलर है। अब मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने अभी पढ़ी है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं मजीद। तो फर्स्ट करें, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कह लेते हैं कि वो ए पॉइंट पे मौजूद है। जो यहाँ पे डायग्राम आपको नजर आ रही है, इस पे फोकस करें तो आपको यहाँ पे ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। फर्ज करें ये ए पे मौजूद है, हमने इसको फोर्स लगा के कोई एंगल थीटा बनाते हुए, जो कि मोशन के साथ एंगल बन रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसके साथ एंगल अगर फोर्स जो लगाए या बनाए वो कर रहा है, राइट, उसमें थीटा बना रहे हैं वो। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, इसको इसके कंपोनेंट को ले आते हैं, जिस कंपोनेंट की बात कर रहे थे कि वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो उसमें हमारे पास क्या हो गया, पैरामीटर वो देख लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है आपको नजर आ रहा है कि वो डी है, ये देखें इस डायरेक्शन में है, राइट। इसको अगर जूम कर लें थोड़ा सा, और ऐसे ही अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स जो है वो ये बनी हुई है, इस डायरेक्शन में लग रही है, राइट। और अगर हम इसको रिजॉल्व कर चुके, हमारे पास हमें तो कंपोनेंट चाहिए ना फोर्स का, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, तो दैट्स हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट आएगा इसी सिमत में, डिस्प्लेसमेंट की सिमत में, राइट। और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, लाइक इस तरह से। तो दो तरह के पैरामीटर हमारे पास आ चुके हैं। एक जो है वो कंपोनेंट आ चुका है वर्टिकल वाला, वाई के लॉन्ग, और दूसरा जो आ चुका है वो एक्स के लॉन्ग। तो एंगल वही है, एंगल क्या है बनाया हुआ है, एंगल थीटा है, राइट, एंगल थीटा बन रहा है। अब हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, हमें चाहिए एक ये कंपोनेंट फोर्स का, और साथ में ये डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है उनको अब मल्टीप्लाई करें, आपको वर्क मिलेगा। तो इसके लिए अब हमारे पास ये जो ग्रीन वाला है लाइन, जो एरो मैंने ड्रा किया हुआ है, ये असल में फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट कहलाएगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। आपको पता है एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा के बराबर, और एफ वाई बराबर किसके होता है, वो एफ साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा कंपोनेंट जो है वो वर्क जो है
कह लो कि फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए चाहिए, तो वो एक्स कंपोनेंट फोर्स है। तो क्या लिखा आपकी डेफिनेशन में, हमने इधर पहले थ्योरी में लिखा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको पुल किया जा रहा है कांस्टेंट फोर्स के तहत, ठीक है, और वो एंगल बना रही है थीटा डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ कह ले हैं। तो फोर्स मूव्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पोजीशन से इसको मूव कराया बी पे उसको ले गए हैं। ये पॉइंट ए है जहां से इसको मूव कराया आपने, ठीक है, और ये पॉइंट बी है जहां पे इसको लेके चले गए, राइट। तो ए से बी तक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट डी कवर किया, तो इस पे वेक्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे डी मिसिंग है ना, वेक्टर जो है लगा रहे हैं। वैसे मैग्नीट्यूड लिखनी तो फिर नहीं लगाएंगे, ऐसे फोर्स पे अगर वेक्टर लगाएंगे, लेकिन जब इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो फिर वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने वेक्टर लगा दिया और उसके बाद ऐसे मॉड लगा लें, तो ये तो इसकी बन गई मैग्नीट्यूड, ठीक है। या इसको वैसे ही लिख लो, जस्ट आप एफ ही लिख लो, अब ये भी एक आपके पास मैग्नीट्यूड बन चुकी है ना, यानी मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर, जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली ये फोर्स के कंपोनेंट की है। तो किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट, तो वो एफ कॉस थीटा जिसको एफ एक्स कहा था मैंने, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो वो डी ले आते हैं। तो उन दोनों को रीअरेंज करें तो एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो देन अब आपको पता है एफ डी कॉस थीटा है, अगर अब चूंकि आपको नजर आ रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स नहीं फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे हैं, एक ही सिमत में है, डायरेक्शन जो है वो एक ही सिमत में है। अगर एक ही सिमत में है यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है या पैरेलल है तो एंगल जीरो बनेगा, कॉस जीरो वन होता है, आपको पता है इस चीज का। तो अगर कॉस जीरो वन है तो यानी एफ डी कॉस थीटा, सिंपल कॉस या यहाँ पे थीटा 0 डिग्री लगाएं तो एफ डी बचेगा ना, तो मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको लिख सकते हैं एफ डॉट डी। अब इसको ओपन करेंगे तो कैसे खोलेंगे, इसको वैसे करते हैं एफ मॉड, ऐसे लाइक एफ मॉड आता है, ऑलराइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है तो डी कॉज ऑफ थीटा लिख लें, ऐसा लिख लें। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऊपर लिखा हुआ ये वाला, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोशिश करें जैसे आपको वेक्टर्स वाले चैप्टर में कराया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मॉड की फॉर्म में मेंशन करके उसके बाद आप जैसे ये मेंशन किया हुआ ना यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये फिर बेसिकली एफ डॉट डी बन गया, ठीक है। तो ये वर्क की डेफिनेशन देखिए, हमने फिजिकल जो है डेफिनेशन से स्टार्ट लिया, लेकिन हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हमने ड्राइव कर लिया। तो एक डेफिनेशन से फिजिकल से दूसरी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर होगी, ठीक है। तो फ्रॉम फिजिकल डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया, फिजिकल डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया है, और हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, फिजिकल से स्टार्ट करके आप लोग मैथमेटिकली में आ गए। ये आपके पास फर्स्ट लाइन जो है ये क्लियर हो रही है, डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया और ड्राइव किए मैथमेटिकल फॉर्म। और मैथमेटिकल फॉर्म थी क्या, कि वर्क जो है इसमें स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, किसका है ये स्केलर प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है जी इसके स्पेशल केसेस, यानी इसकी पहले बात कर लेते हैं हम लोग जो है वर्क की टाइप्स पे या स्पेशल केसेस बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो उसमें टाइप्स के तौर पे आप इसको माइंड में रखें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क। अभी तीन तरह की टाइप्स हैं इसकी, पॉजिटिव वर्क भी है, जीरो वर्क भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव वर्क पे बात कर लेते हैं, पॉजिटिव भी, पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव या मैक्सिमम पॉजिटिव, इसके भी दो हिस्से बन गए। यानी वैसे पॉजिटिव कहाँ कौन सी रहेगी, और जो मैक्स पॉजिटिव होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा, उस पर बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वर्क के लिए जो थीटा होता है जो कि फोर्स के दरमियान है, और डिस्प्लेसमेंट जो एंगल बन रहा है, लास्ट हम डायग्राम में भी देखा, ठीक है ना, उसमें अगर एंगल जो है वो 90 से लेस हो, राइट, और जीरो तक, जीरो भी हो सकता है बट जीरो को भी मैं एक साइड पे हम रखें तो जीरो तक कह लें, तो ये जीरो से 90 तक या 90 से वापस चलें पीछे को, बैक चलें तो वो जीरो तक कोई भी एंगल हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 85, वट एवर, आपको वर्क की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, राइट। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, बनता है कि थीटा जब 90 से कम है ना या 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क को आप पॉजिटिव ही कहेंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे लिखा भी है कि कॉस से चूंकि 90 से अब नीचे हो तो कॉस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव देता है तो एफ डॉट डी, इसको मैंने अभी बोला था, आप इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे एफ
स्केप डॉट डी को कैसे एक्सपेंड करना आप लोगों ने मेक श्योर करें, इसको आपको पता हो इस चीज़ का। आप इसको एफ मॉड लिखें, फिर अगले स्टेप पे जाते हैं, अगले पैरामीटर पे, तो उसको मैं डी मॉड कहूंगा। ठीक है, दोनों के फैक्टर भी आ चुके, मॉड भी आ चुका। और नेक्स्ट होता है कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज ऑफ थीटा लिख लेते हैं, कॉज ऑफ थीटा लिख लो जी। अब इसे अगर ऊपर ये जो इधर लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, आप ये ऐसे मेंशन कर लें, ठीक है, इस तरह से, तो अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलती है, राइट। अब हम आगे जा रहे हैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे, तो इसके एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में अगर हम कॉर्ड जो है वो रेस्ट में ले लें और इसको मूव करवाएं बाय अप्लाइंग द फोर्स है, तो जारी बात है फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो वर्क को पॉजिटिव ही लेते हैं। इसके अलावा लॉन मूवर वगैरह होते हैं ना, घास काटने वाली मशीन वगैरह, बुक्स वगैरह पे मेंशन किया होता है, उसका वर्क ले लें। कोई कोई ऑब्जेक्ट है उसको वो पुश कर रहे हैं और वो आगे को मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो जब डायरेक्शन फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की सेम हो जाती है तो वर्क पॉजिटिव हो जाता है, राइट। सेम अगर नहीं है तो बाय द वे 90 से कम और जीरो तक कुछ भी एंगल आ जाए तब भी वर्क पॉजिटिव ही होगा। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम वर्क पे। तो जैसे मैंने अभी बोला, जब थीटा हो ही एग्जैक्ट क्या आ जाए 0 डिग्री, तो कॉस जीरो पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज वन, राइट। तो कॉस जीरो वन होता है, तो वर्क हमारे पास पॉजिटिव तो होगा ही लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, इस सेंस में बात होगी, ठीक है। तो इसलिए फिर वो एफ मॉड आएगा यहाँ पे, फिर वो डी मॉड आएगा, फिर वो कॉस थीटा आएगा साथ में, इधर लिखा हुआ है। और कॉस जीरो क्या होता है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे वन है, जीरो जो है वो आपको वन दे देगा ना आंसर जो है, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो कॉस जीरो वन होता है, दैट्स वाई आप उसको मैक्सिमम वर्क कह सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल से मिसाल भी दिया, लिफ्टिंग बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स है, ग्रेविटी नहीं, कोई भी फोर्स है ग्रेविटी के अलावा। तो नेक्स्ट मजीद इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं आगे जो है वो, जीरो वर्क की पहले देख लेते हैं। जीरो वर्क क्या होगा, तो जीरो वर्क जो है ये एंगल अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री आ जाए, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपने 90 डिग्री के आ जाए, तो जारी बात है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर होंगे, जब परपेंडिकुलर होंगे तो मतलब राइट एंगल होंगे, अगर राइट एंगल है तो फिर एंगल 90 हुआ ना, ठीक है। तो दैट्स वाई वर्क डन क्या होगा, वर्क डन फिर हमारे पास जीरो हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम उसको कहते हैं नो वर्क इज डन। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हुआ और कॉस 90 तो जीरो होता है ना, तो ये कॉस जीरो जो है, ये आपके पास कॉस जीरो नहीं, सॉरी, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो कॉस 90 है वो आपको क्या देगा, सिफर देगा ना, दैट्स इट। तो वर्क यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसकी भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं आगे, राइट। ये रहा। कि अगर एक आप एक पर्सन है और वो अपने हाथ में बाल्टी पकड़े बकेट वगैरह है, वो लेके जा रहा है फोर्स को के साथ अप्लाई करते हुए, लेकिन किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है ये देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखें फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी किस में किस तरफ है, इस तरफ है, तो एंगल क्या बनेगा, बस उसी बात है, एंगल 90 बनेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में किस एंगल से एक्ट करेंगे, 90 से करेंगे, ये एंगल क्या बना, दैट इज 90 डिग्री, है ना। और आपको पता है कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो वर्क नहीं होने वाला, जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसकी इंटरेस्टिंग जो है इन्फॉर्मेशन वो भी दी हुई है, पर यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और 90, अब वर्क डन एवरी डे लाइफ में, ठीक है, हम देखते हैं जी वर्क डन, बट वो फिजिक्स से डिफरेंट होता है। कैसे, अगर हम फिजिक्स के हिसाब से बोले ना, तो फिजिक्स में वर्क नहीं होता। हालांकि बाल्टी लेके जा रहे हैं, अब ये मतलब यार डिस्प्लेसमेंट भी हो गया है और फोर्स भी लग रही है, तो वर्क तो होना चाहिए, लेकिन वर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि हमारे पास जो बाल्टी है, जो पेल है, वो तो मूव ही नहीं कर रही रेफरेंस टू द पर्सन, तो वो तो स्टेशनरी होगी ना। अगर वो स्टेशनरी होगी तो हमारे पास बीइंग हेल्ड बाय द पर्सन है, तो नो वर्क डन बाय द हैंड और आर्म ऑन द पेल, ठीक है। ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंगल वैसे बता दें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो भी आप इस पे जो है वो इसको वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल जीरो वर्क की क्या है, सेंटीपिटल फोर्स, बड़ी फेमस जो है वो एक टॉपिक है, एक थ्योरी है, सेंटीपिटल फोर्स। जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता भी,
क्योंकि जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सर्कल की तरफ एक्ट करती है हमेशा है, टूवर्ड द सेंटर। और जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के लॉन्ग, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, पिछली वाली बात है 90 एंगल से ना, तो वर्क नहीं होता। और वैसे भी क्लोज पाथ में वर्क जो होता है वो जीरो होता है, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो वर्क नहीं होता, राइट। आगे नेगेटिव वर्क पे बात कर लेते हैं। अब जीरो वर्क की मैं एक दो आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ लास्ट में आके। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क पे बात, नेगेटिव वर्क में सारी पता एंगल ही है, अपोजिट हो जाए, अपोजिट एक्शन मतलब क्या, कि वो एंटी पैरल हो जाए, मतलब 90 से वो बढ़ जाए और 180 तक या 180 बी आ जाए इसमें है। तो फिर जीरो से अगर बड़ी वैल्यू है और 90 तक है तो वो पॉजिटिव वर्क है। अगर 90 पे आ गया तो वो जीरो वर्क है। अगर 90 को क्रॉस करके 180 तक है या 180 भी है तो वो नेगेटिव वर्क होता है, राइट। तो फिर इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कि व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 नहीं, इक्वल नहीं, 90 से ज्यादा, 91 हो जाए, 92 हो जाए, वट एवर, चलते जाए 81, 181 तक, 181 तक फाइन। तो फिर 180 भी अगर इन्वॉल्व करें तब भी वर्क मैक्सिमम नेगेटिव के मीनिंग में आएगा, क्योंकि वहां पे कॉस 180 जो होता है वो -1 हो जाता है ना, -1 के बराबर, दैट्स वाई फिर नेगेटिव क्वांटिटी ही मिलती है, ठीक है। और अगर फर्ज करें, कहते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी वन बॉडी इज लिफ्टेड, तो नेगेटिव वर्क जो है वो शो होता है, सारी बात है, ठीक है। और देन फिर अनदर एग्जांपल वर्क की, वो फ्रिक्शन के, वो भी बॉडी जब मूव करती है तो फ्रिक्शन पर वो जो ऑब्जेक्ट पे लगाएगी या करेगी वर्क, वो नेगेटिव होगा, अपोजिट एक्शन हो जाएगी, जब अपोजिट एक्शन होगी तो सारी बात वर्क नेगेटिव होता है। इंटरेस्टिंग सी है इन्फो, वो बात कर लेते हैं। वो क्या है, जैसे मैंने अभी बोला, रोज लाइफ में, डेली लाइफ में हम क्या वर्क करते हैं, हम जो बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई लाइक होमवर्क कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप तो वर्क नहीं कर रहे ना, फिजिक्स वाले तो नहीं मानते, फिजिक्स क्यों नहीं मानती, वर्क करने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, तो वर्क तो नहीं होने वाला। इसी तरह से अगर फर्ज करें यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर बात कर लेते हैं, व्हेन बॉडी डज नॉट मूव इवन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, ऑर्डिनरी लाइफ में हम देख लें, फोर्स भी लगा रहे हैं लेकिन वर्क तो नहीं हो रहा, वर्क। अब हमारे पास कहता है अप्लाइंग द विर्चुअल या ऑर्डिनरी लाइफ, वर्क इज सेड टू बी डन। कहते हैं बॉडी मूव नहीं कर रही लेकिन फिर हम कहते हैं वर्क हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नो वर्क इज डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया, वो तो हुआ ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन अप्लाइज अ फोर्स ऑन द वॉल, आप दीवार को धक्का लगाएं, पुश करें, ठीक है, क्या दीवार जो है वो मूव कर रही है, नहीं कर रही, जब वो नहीं कर रही तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फिर वर्क डन। तुम्हारे पास पैरामीटर ये है ना कि डिपेंडेंस क्या है, फोर्स पे लगे, यस, डिस्प्लेसमेंट, यस, एंगल भी मैटर करता है, तो तीन चीजों पे वर्क डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंस किस पे, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे, एंड देन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तीनों पैरामीटर्स को आपने देखना होता है, फिर आप वर्क को बता सकते हैं वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई एक पैरामीटर भी आपने ऐसा कर दिया, जैसे थीटा 90 कर दिया, वर्क खत्म हो जाएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया, वर्क खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। और जैसे ही आप फोर्स को अप्लाई कर दें जीरो, तो तब भी नहीं पॉसिबल हो सकता ना, तो ये वर्क नहीं होता। तो फिर देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, दैट्स वाई वर्क जीरो हो गया, ठीक है। अगर हम वर्क को फॉर्मूले को दोबारा लिखें तो वो क्या था, वो था एफ एफ डॉट डी, ठीक है, ये था। अब अगर मैं इसको, जो फॉर्मूला बनता है वो लिख लेते हैं एक दफा, ये है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स न्यूटन होता है ना, दैट इज न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट वो मीटर में होता है, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट आएगा, जिसको जूल पढ़ते हैं ना, लेकिन इसको जूल पढ़े वो ज्यादा बेस्ट है, अप्रोप्रिएट है, जूल भी पढ़ा देते हैं, वो जैसे आपको बेस्ट लगे, राइट। तो जूल जो है, ऐसे यूनिट क्या होता है, वो जूल होता है, राइट। डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर वर्क को हम लोग जॉब को डिफाइन कर लें तो उसी कर लेते हैं अभी। उससे पहले हम डायमेंशन पे बात कर लेते हैं। डायमेंशन जो है, उसमें फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M L T-2, राइट। ये डायमेंशन होगी फोर्स की। साथ में क्या आ गया, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, तो उसके लिए फिर लेंथ, दैट्स N आ जाएगा ना। अब इनको मिला देते हैं, इकट्ठे कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा ML² T-2 बन गया। ऐसे डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। अगर फोर्स में कंफ्यूजन हो रही कहाँ से लिखा, तो F बराबर होता है ना MA,
F बराबर होता है ma, है ना। अब एम मैथ के लिए कैपिटल एम आ गया, और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू आ गया। तो उनको इकट्ठा कर ले तो एम एल टी माइनस टू फोर्स का आ गया, और साथ में जो है वो एल जो है वो पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको अप्लाई कर दें। डायमेंशन ऑफ वर्क डिफाइन होगी। फाइन। उसके बाद, और ये यही टार्क की भी होती है डायमेंशन, आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है। और क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी जो है डॉट प्रोडक्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, तो ये क्या है, स्केलर ही है, डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई स्केलर क्वांटिटी आएगा। सही है। तो मजीद हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आगे जॉउल को डिफाइन कर लेते हैं। ओके। जो जूल है, तो अगर हमारे पास एक न्यूटन फोर्स हो ना, 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे किसी बॉडी पे, अप्लाई करवा दें उस पे, एग्जर्ट करवा दें किसी बॉडी पे, और वो कवर को है बॉडी को, कितना डिस्टेंस, 1 मीटर का है, किस सिमत में, सारी बात फोर्स की सिमत में, तभी वर्क होगा ना। तो वर्क डन वन विल बी इक्वल टू 1 जूल। तो हम डिफाइन करते हैं, जब व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, तो बॉडी डिस्प्लेस होगी, इट डिस्प्लेस द बॉडी। ठीक है, इन इट्स ऑन डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन में वो अगर वो उसको डिस्प्लेसमेंट दे, ठीक है, थ्रू 1 मीटर फोर्स, और फोर्स कितनी लगे, 1 न्यूटन लगे, तब जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा ना उस बॉडी पे, दैट इज इक्वल टू 1 जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन फोर्स लगेगी, बॉडी को मूव करवाएगी, लेकिन अपनी स्पीड में मूव करवाए, और 1 मीटर फासले तक ले जाए, तब हम कह सकते हैं वर्क जो होगा वो 1 जूल के बराबर होगा। राइट। और अगर ग्राफ के लिहाज से देखें, हम लोग इसको ग्राफ के ग्राफिकली बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो ग्राफिकली मेथड से भी हम इसको जो है वो शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। उसमें देखें आप ग्राफ पे बड़ा वाज़ेह तौर पे ये शो हो रहा है कि कांस्टेंट फोर्स बोलिए ना, तो कांस्टेंट फोर्स में तो जाहिर बात है, अंडरस्टूड सी बात है कि हमारे पास एक्सेस आएंगे। तो यहाँ पे ये एक्सेस है, लाइक इसके लॉन्ग फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है फोर्स की वो वही रहेगी। बट आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ को, या डिस्टेंस है वो इस तरफ को बढ़ रहा है, ऐसे ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऐड हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फोर्स जो है वो ना वाई के लॉन्ग मूव करेगी, तभी हम कहेंगे ना फोर्स जो चेंज हुई है। यहाँ पे तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि अगर फोर्स को अपने मूव चेंज करवाना है तो किस तरफ करवाना है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में करवाएंगे ना, ऐसे, इस तरह से। अभी ऐसे ऐड करेंगे, एरो ऐड करूँ तो फोर्स बढ़ रही है, नीचे देखो फोर्स कम हो रही है ना, स्टार्टिंग में आ रहे हैं। तो फोर्स इधर को चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सीन ही नहीं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का ही हुआ है, ऐसे ये बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को, अलॉन्ग एक्स एक्सेस जो है, और ऐसे करें तो कम हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में वेरिएबल जो नेचर है, बट फोर्स को आप जो है वो कांस्टेंट के तौर पे ही ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, और ये आपके पास डिस्टेंस हो चुका। ठीक है, और इनको जब हम मिला दें, अगर फर्ज करें दोनों को लाइन को मिला दें ना इसको, ठीक है, मीन वाइल ऐसे ही मैं इधर बना देता हूँ दो। अब इनको मिला दिया ना हमने, तो ये क्या बताएगा, ये जो इसके अंदर एरिया आएगा ना, जो एरिया होगा असल में वही वर्क होता है। यानी वेरी सिंपल वर्ड में, जो जितना से रेक्टेंगल, ये क्या बनी है, रेक्टेंगल बनी है, रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा ना, वो आपको क्या देगा, वो आपको वर्क देगा। तो क्या लिखा, ग्राफिकली एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अलोंग वाई एक्सेस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, कर्व जो है वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि वो कांस्टेंट है, तो ग्राफ विल बी फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो प्लॉट करें ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट फोर्स के दरमियान, और उसका एरिया निकालें। एरिया किसका है, ये रेक्टेंगल है, वैसे एरिया बन रही है ना, रेक्टेंगल बन रही है, तो उसके लेंथ इंटू विड्थ आएगा ना। तो लेंथ बोले तो, अगर लेंथ की बात करें तो वो ओ पी हमारे पास अगर विड्थ है, और लेंथ क्या होगी, ओ आर कह रहे हैं, ये ओ आर ये वाली, ये आपके पास क्या है, ये लेंथ है। और इस तरह को मूव कर लेते हैं, ये हमारे पास विड्थ आ गई है ना, हमारी डायग्राम के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कुछ ऐसे करें, यानी ये इस साइड पे आ गए, ये आपके पास क्या है, ये विड्थ आ गई है, इस तरफ की बात कर लें ये लेंथ आ गई। तो ओ आर और ओ पी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देगा, आपको वर्क देगा। ओ पी किसके बराबर है, वो फोर्स के बराबर है, एफ है। ठीक है ना, और जो ओ आर है वो किसको शो करता है, वो डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करता है, जिसको डिस्टेंस लिखा है वो। तो अब इसको डिस्प्लेसमेंट वर्ड लिखें वो ज़्यादा
सूटेबल रहेगा। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं फिर हम इसको डिस्टेंस कह ही सकते हैं, तो उस लिहाज से हम इसको डिस्टेंस लिख सकते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड की सेंस में लिखा हुआ, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा वेक्टर लिखा, वेक्टर नहीं है, तो उन्होंने सोची बात है ये फिर स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्योंकि इस पे वेक्टर होता तो वो डिस्प्लेसमेंट सिंपल, और चूंकि जब वो वेक्टर ना लगाए ना, तो फिर वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वट एवर वो सेम ही होगा, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ना। वो हमने क्या पढ़ा था फिजिकल जो डेफिनेशन में, कि फिजिकल डेफिनेशन ये थी कि मैग्नीट्यूड है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, और मैग्नीट्यूड किसकी, फोर्स के कंपोनेंट की, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, है ना, दैट विल गिव यू वर्क। तो उस लिहाज को से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स, मैंने जो चैप्टर में, ये हमारा जो टॉपिक है ये क्लोज हो रहा है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि वर्क डन जो है वो जीरो है। अब जीरो कब होगा, वो जो भी पॉसिबल हो सकता है उस पर हम बात कर लेते हैं। जब फोर्स जीरो हो, जब फोर्स जीरो होगी, ठीक है, तब वर्क जीरो होगा। तो वो कब होगा, उसकी मिसाल ले लेते हैं। कहता है बॉडी मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी फ्रिक्शन भी नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक है, तो विल कंटिन्यू टू डू सो, तो नो फोर्स रिक्वायर्ड, फिर फोर्स तो चाहिए नहीं होगी है, तो फिर प्लेन पे नहीं लगेगी, तो दैट्स वाई वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये कब होगा, ये प्रैक्टिकल तो मुमकिन नहीं है, फ्रिक्शन तो नजरअंदाज हम कर दें, मिनिमम है, लेकिन वो खत्म तो नहीं होती ना, नेग्लिजिबल तो नहीं होती ना। तो दैट्स वाई आइडियल सिचुएशन में हम कह सकते हैं नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन वट एवर, ठीक है, सरफेस की, तो तब वर्क जो है वो हमारे पास, वो चूंकि उसके लिए फिर नेक्स्ट फोर्स आपको, जो अब वो बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए फोर्स चाहिए, वो तो मूव करती रहेगी, रोकेगा कौन उसको, फ्रिक्शन रोकेगा ना, तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, अगेंस्ट वर्क होगा, रोकेगा, रेजिस्टेंस की बात कर ले, ये सारे पैरामीटर हमने खत्म कर दिए। जब खत्म कर दिए तो वर्क डन फिर हमारे पास क्या होगा, वर्क डन हमारे पास जीरो हो, चूंकि हमें फोर्स और चाहिए नहीं। तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस तो विल कंटिन्यू टू डू सो है एज नो फोर्स, इवन का फ्रिक्शन भी, वो भी उस पर नहीं लग रही, दैट्स वाई। आगे जो बढ़ते हैं, अगर कहते हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो जब डिस्प्लेसमेंट को डी को या डी आर को या डी एस को, जो भी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं बड़ी क्लास में, और वो सिफर हो जाए तब भी नहीं होगा। अभी हमने मिसाल दी, तो वो वही कि दीवार को अब धक्का लगाएं तो वर्क तो नहीं होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, दैट्स वाई है। उसके बाद है जी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जब वो परपेंडिकुलर होंगे यानी एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में भी तो वर्क नहीं होगा ना, दैट्स वाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या लिखता है, कहता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब वो मूव करे, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ना, तो नो वर्क इज डन ऑन द बॉडी, कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि वो राइट एंगल बन गया उनका, राइट एंगल मतलब 90 एंगल बन गया, परपेंडिकुलर हो गया ना। जब वो परपेंडिकुलर हो गए तो वर्क डन जो है हमारे पास है वो जीरो हो जाएगा। इसके अलावा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी, इधर भी लिखा हुआ है, it does not do work on the object moving on a circle, is always perpendicular to the displacement, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, तो दैट्स वाई वर्क नहीं होगा। अब इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हम क्या बात करें। ये देखिए डायग्राम को, इसमें वाज तौर पे देख सकते हैं, इसको पुश करें वॉल को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, तो वर्क नहीं होगा, इसमें जीरो वर्क होगा। इसमें ये डिस्प्लेसमेंट या डी आर करें, सिंपल डी लिख लें ना, बड़ी क्लास में डी आर कहते हैं या डी एस कहते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वगैरह के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। यहाँ पे आपको क्लास में जस्ट उसको डी लिख लें। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को, फोर्स ग्रेविटी फोर्स इसको एफ जी कहते हैं ना, जी मतलब एफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मीनिंग में आएगा, ठीक है। तो वेट नीच को, तो एंगल क्या बना है इसका, अंडर सी बात है 90 एंगल बनेगा ना, ये एंगल क्या बना है, ये 90 डिग्री बनेगा, तो आपके पास वर्क फिर से जीरो हो गया ना, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। और जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो आपको पता है सेंट्रल फोर्स मैंने बताया था सेंटर की तरफ होती है ना, तो ये रेड कलर का एरो को शो हो रहा है। और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वो आपस में, ये एक ही सिमत में, तो दैट्स वाई वो फोर्स के लासे क्या, वो 90 एंगल से टेंजेंट बनेगा, तो एंगल इनका भी तो 90 बनेगा, तो भी वर्क नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं तीनों डायग्राम में वर्क नहीं हो रहा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं जीरो वर्क हो रहा है। और लास्ट में जितनी हमने बहस की है, डिस्कशन की है, तो हम इसको, जितनी भी हमने इस पर डिस्कशन की है, लास्ट में हम इस पे बात कर लेते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जी, जब एंगल है और कॉस के साथ वर्क पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह देख लेते हैं, जब एंगल 0 डिग्री होगा
तो जाहिर बात है कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है जो कि मैक्सिमम है, तो पॉजिटिव तो वर्क होगा ही, लेकिन वो मैक्सिमम भी होगा, जिसपे मैं आपसे स्टार्ट में बात कर रहा था। ठीक है, जब अक्यूट एंगल में चले जाए, मतलब जब थीटा जो है जीरो से बड़ा हो जाए लेकिन 90 से कम हो जाए, तो उस सूरत में कॉस की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, अंडर सोर्स की बात, पॉइंट्स में वट एवर 0.00001 कुछ भी हो, लेकिन होगी वो जीरो से बड़ी है। और वन तक, वन तो जीरो पे होगा ना, तो वन से नीचे 0.999 कुछ भी हो जाए, 0.999 कुछ भी हो जाए, लेकिन वन तो नहीं है ना। वो बहुत अप्रोक्सीमेट जो है वो मान कह लो कि वो पहुंच रहे हैं वन के बराबर, लेकिन वन तो नहीं है ना। तो दैट्स वाई एंगल पे हमारे पास जीरो से, जब वो 90 के दरमियान में है, तो वैल्यू भी जीरो से वन के दरमियान घूमेगी ना, तो वो पॉजिटिव वर्ग कहलाएगा। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, होपफुली। नेक्स्ट बोलता हूँ, जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो जाहिर बात है 90 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे हमारे कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो वर्ग तो वैसे जीरो हो गया ना, तो ये भी क्लियर हो गया। अब थीटा अगर 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो फिर थीटा मनफी वन से और जीरो के दरमियान कहीं घूमेगा ना। ठीक है ना, तो इधर से ही उसने जो है वो, अब इसका क्या मतलब है, अब जेन में आता है जी 180 पे, 180 पे तो वो -1 हो जाएगा ना, और 90 पे वो जीरो हो जाएगा। अब वो जीरो से आगे को चलेंगे, मनफी की तरफ जा रहा है, आगे से आ है कि पीछे की तरफ है, यानी अब जीरो से छोटी वैल्यू आती है ना, तो छोटी नेगेटिव वैल्यू में जाना आप लोगों ने, इस सेंस में है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और 180 पे जाते ही नेगेटिव होगा, लेकिन कैसे होगा, मैक्सिमम होगा जो आपको, नेगेटिव तो होगा, नेगेटिव तो ऊपर वाले केस में भी, लेकिन वो मैक्सिमम के मीनिंग में आएगा ना। तो ये टेबल है जो पूरे के पूरे जो है वो केसेस को डिफाइन करने के लिए इनफ है। होपफुली आज वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसको देखिएगा अच्छे से। कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आप तो ज़रूर दें। एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।